नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील एक बार फिर से आप सब साथियों का अभिनव क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सलाम अलैकुम। अब मैं आज आपके साथ जिस चैप्टर को लेकर के चर्चा करने वाला हूं, आज का अपना जो सेशन होगा वो होगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आप सबको पता है कि संविधान सभा के सेशन में कंप्लीट कर चुका हूं। लगभग 8-10 सेशन अपने जो संविधान सभा को लेकर के हमने लिए हैं। ऐसी मेरी आशा है और पूरी उम्मीद है मुझे कि संविधान सभा का चैप्टर आप उन 8-10 सेशंस को अगर देखते हैं तो आप आराम से उसे कवर कर पाएंगे और वहां से बनने वाले क्वेश्चन भी आप आराम से अटेंड कर पाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक इश्यू जो रहता है आजकल पेपर्स में वो रहता है फैक्ट को लेकर। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उन फैक्ट को भी कवर कर पाऊं और सारे फैक्ट मैंने आपके सामने एक एक करके रखे भी हैं। अलग से मैंने फैक्ट की चर्चा भी की है, बहुत डेप्थ में हमने उसकी चर्चा कर ली है और उसी आशा और उम्मीद के साथ उसी डेप्थ में आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल। क्या बात करेंगे दोस्तों? प्रीएम्बल, प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपने प्रस्तावना लिखा हुआ देखा होगा तो आपने उसके साथ में लिखा हुआ देखा होगा उद्देशिका। क्या देखा होगा? उद्देशिका। और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रीएम्बल। ध्यान दीजिए, प्रीएम्बल, ध्यान दीजिए। प्रस्तावना इसे उद्देशिका भी कहते हैं और प्रीएम्बल भी कहते हैं। उद्देशिका कहते क्यों हैं? सबसे पहले तो मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं कि प्रस्तावना को हम उद्देशिका क्यों कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। आपको जब संविधान सभा मैंने पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, संविधान सभा की 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946, संविधान सभा की कौन सी बैठक दोस्तों? 5वीं बैठक। इस 5वीं बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसके द्वारा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, ये उद्देश्य प्रस्ताव आपको मैंने बताया था कि 22 जनवरी 1947 को किया गया था पारित। क्या किया गया था दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को किया गया था पारित। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 बिंदु थे और उन 8 बिंदुओं में जो बातें समाहित थी, यही लोकतंत्र, बंधुत्व, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये सारी बातें ही उन 8 बिंदुओं में थी। और ये बातें सेम टू सेम हैं अपनी प्रस्तावना में। तो याद रखना, जो 8 बिंदु उद्देश्य प्रस्ताव में थे वो बिंदु अपनी प्रस्तावना में हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाकर के किसका रूप लेता है दोस्तों? तो उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाकर के रूप लेता है प्रस्तावना का। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। एक प्रश्न आपको यह भी तैयार रखना है, ये बहुत हल्का सा प्रश्न है लेकिन कई बार ये बड़ी भारी मुसीबत आपके सामने क्रिएट कर देता है। आपको बड़ा आसानी से इस बात को समझ लेना है कि प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। और क्यों कहते हैं? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, जो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के प्रस्तावना का रूप लेता है। इसीलिए प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी, हल्के हल्के इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के शब्द भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल देख लेने हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कई दफा एग्जामिनर सीधे इंग्लिश की शब्दावली को हूबहू छाप देता है पेपर में, इसलिए हल्की फुल्की इन चीजों पे भी अपने को कंसंट्रेट करना है, देख लेना है। साथ साथ छोटी छोटी चीजें हैं, ये कारण था। इसीलिए प्रस्तावना को कहते हैं हम उद्देशिका। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्देशिका। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, जरा ठीक से सुनिएगा। क्या है प्रस्तावना? एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या है प्रस्तावना, मतलब प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें क्या उल्लेखित है। तो अगर आपसे कोई सीधा ये पूछ ले प्रस्तावना क्या है या प्रस्तावना में क्या उल्लेखित है, तो भारतीय संविधान में जो भी विधियां हैं, जो भी कानून हैं, उन विधियों का और उन कानूनों का विस्तार कहां तक होगा,
और भारतीय संविधान में जो विधियां उल्लेखित हैं उन विधियों का विस्तार कहां तक होगा, ये सब चीजें उल्लेखित है अपने प्रस्तावना में। कहां उल्लेखित है? प्रस्तावना। तो एक तरह से मैं प्रस्तावना को कह सकता हूं संविधान का सार। क्या कह सकता हूं दोस्तों? प्रस्तावना को कह सकता हूं संविधान का सार। सार बोले तो निष्कर्ष, क्या बोलूंगा दोस्तों? निष्कर्ष, निचोड़ कह सकता हूं, निष्कर्ष कह सकता हूं, निचोड़ कह सकता हूं। और मैं मेरी भाषा में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपको भारत के संविधान को समझना है, यदि आप भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं तो आप प्रस्तावना को पढ़िए। तो प्रस्तावना को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको प्रस्तावना पढ़ने के बाद यह समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य ही प्रस्तावना में उल्लेखित है। एक तरह से मैं ये कहूं प्रस्तावना में क्या उल्लेखित है, तो भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, और जो विधियां और जो कानून संविधान में उल्लेखित हैं उन विधियों का क्या उद्देश्य है और उन विधियों का विस्तार कहां तक है, ये सब चीजें अपनी प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। ये बहुत हल्का सा प्रश्न दिखता है अपने को, लेकिन मैं एक बात कह दूं, बहुत कम, रेयर टू रेयर इन बच्चों की जानकारी बच्चों को होती है। हम सीधे सीधे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हम भारत के लोग। बच्चा जब भी प्रस्तावना को देखता है तो उसके जहन में शुरुआत ही कहां से होती है? हम भारत के लोग, भारत को एक। अरे भाई, यहां से तो स्टार्ट करना ही करना है, लेकिन उसके पहले 2-3 चीजों की जानकारी अपने को होनी चाहिए। ये बेसिक्स हैं। आपसे मान लीजिए कोई ये पूछ ले कि प्रस्तावना क्या है, तो हम उसे उत्तर देंगे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, वह प्रस्तावना है। भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, वह प्रस्तावना में उल्लेखित है। भारतीय संविधान में जो विधियां हैं उन विधियों का क्या उद्देश्य है, यह सब प्रस्तावना में है। भारतीय संविधान में जो विधियां हैं, जो कानून हैं, उनका विस्तार कहां तक होगा, ये सब बातें कहां उल्लेखित हैं, तो प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि भारतीय संविधान का जो सार है, जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, वो प्रस्तावना है। या मैं कहूं भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो क्या है? प्रस्तावना है। हालांकि दोस्तों एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, एक प्रॉपर कथन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, ये आपको पता होगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। और ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के भाग 4 को संविधान की आत्मा कहा था, नीति निर्देशक तत्वों को। ये सारी चर्चाएं हम लगे हाथ कर लेंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेंगे। अभी यहां पे आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान की आत्मा हम किसे कहेंगे। सीधा प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कुछ भी ना दे, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार सीधा स्टेटमेंट दे कि भारतीय संविधान की आत्मा, तो आपको उत्तर पिक करना है प्रस्तावना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तब 32 उत्तर देना है। अलग अलग का अलग अलग स्टेटमेंट आएगा, लेकिन कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति विशेष का नाम न दे और सीधा ही ये पूछ ले कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो हम सीधे उत्तर देंगे प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है दोस्तों? आत्मा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब मैं चलना चाहता हूं थोड़ा सा आगे, गौर कीजिएगा चर्चाओं के ऊपर, ध्यान देना, जरा ध्यान देना। संविधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्या है? उद्देश्य क्या है? संविधान में निहित, संविधान में निहित जो प्रस्तावना, संविधान में निहित जो विधियां हैं, या मैं कहूं कानून, एक ही बात है, निहित विधियां, कानून, विधियों एवं कानूनों, संविधान में निहित विधियों एवं कानूनों का उद्देश्य क्या है, का उद्देश्य क्या है, एवं इनका विस्तार कहां तक है। क्या कहना है दोस्तों? एवं इनका विस्तार कहां तक है, इनका विस्तार कहां तक है, एवं इनका विस्तार कहां तक है। ये सब बातें जो उल्लेखित हैं वो कहां उल्लेखित हैं? प्रस्तावना में उल्लेखित है। कहां उल्लेखित है दोस्तों? प्रस्तावना में उल्लेखित है। इस बात का आपको रखना है ध्यान। अब दोस्तों मैं आगे चल रहा हूं और अब हम प्रॉपर बात करना चाहते हैं कि जो प्रस्तावना आप पढ़ते हैं, पहले तो हम बात करेंगे उस प्रस्तावना की। मैं आपके सामने हुबहू रख रहा हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, एक एक शब्द। मैं फिर कह रहा हूं, पहले ऐसे प्रश्न नहीं बनते थे। पिछले 3-4 सालों में जो पैटर्न पॉलिटी का सेट हुआ है, जो पैटर्न संविधान का सेट हुआ है, जो क्वेश्चन संविधान से बने हैं, उनसे एक एक शब्दावली पूछी जाती है। वर्डिंग पूछता है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द किस सीक्वेंस में उल्लेखित है, कौन से शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको प्रस्तावना में उल्लेखित एक एक शब्द को ध्यान रखना है, एक एक शब्द का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, कौन सा शब्द कहां उल्लेखित है और उसका क्या अर्थ है और वो कहां से लिया गया है।
ऐसे प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इस बात का आपको रखना है दोस्तों ध्यान। अब जरा ध्यान दीजिए, आगे बात कर रहा हूं मैं प्रस्तावना की। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रस्तावना को हूबहू, ऐसे की ऐसे रख रहा हूं, और आपको भी हूबहू अपनी कॉपी में नोट करना है, नोट डाउन करके रखना है, और मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। जरा एक एक शब्द को ध्यान से देखना और लिखना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कोमा लगाते जाना दोस्तों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आपको कॉपी में इसको बिल्कुल बीच में लिखना है यूं। मैं तो कंप्लीटली सीधा कोने से कोना इसलिए चल रहा हूं क्योंकि जगह स्पेस कम है, मेरे को एक ही पैनल के ऊपर प्रस्तावना लिखनी है और आपको समझाना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। आपको बिल्कुल खुले खुले शब्दों में लिखना है, बिल्कुल कॉपी के मिड में लिखना है आपको, दोनों साइड के कोने खाली रखते हुए। आप जब देखेंगे प्रस्तावना को लिखा हुआ तो ऐसे ही लिखी हुई मिलेगी, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। विचार, कोमा लगाते जाना, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समता। ध्यान देना दोस्तों, तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समता तथा उसमें निहित समता को प्राप्त करने के लिए, दोस्तों ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए, ऐसे करना है, को प्राप्त कराने के लिए, समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें निहित, इसको हूबहू लिखना है आपको, उसमें निहित व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता,
सुनिश्चित करने वाली बंधुता तथा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, क्या कह रहा हूं दोस्तों, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा, ध्यान देना, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 तिथि लिखना है दोस्तों, मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को फिर 3 शब्द लिखे हुए हैं, एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, इन शब्दों का भी क्रम है, ध्यान रखना, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपके सामने। मैंने हूबहू इसको क्यों लिखा है, मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने, जरा मेरी बात पे ध्यान देना। मैंने इसको बोर्ड पे हूबहू इसलिए उतारा है क्योंकि आजकल प्रस्तावना के प्रश्न बनते ही ऐसे हैं। अभी स्कूल लेक्चर की एग्जाम लगी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें प्रश्न यहीं से निकला, लैंग्वेज से, और लैंग्वेज से अगर प्रश्न निकलेगा दोस्तों तो आप मान के चलना आप उस प्रश्न को छू भी नहीं पाओगे जब तक आपको प्रस्तावना की लैंग्वेज पता नहीं होगी और जब तक आप प्रस्तावना की शब्दावली को नहीं पकड़ेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बात कि आप उस प्रश्न को छू भी नहीं पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से प्रश्न कैसे कैसे निकलेंगे। पहला प्रकार का प्रश्न जो यहां से निकलेगा वो कैसे निकलेगा, उसके बाद अपन एक एक शब्दावली की चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूं सिंपली कैसे प्रश्न निकलेंगे, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कैसे निकलेंगे प्रश्न। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग कहां से लिया गया, हम मतलब वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ध्यान देना ये कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अब ये तो एक बहुत हल्का प्रश्न हो गया है क्योंकि अमेरिका में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ अमेरिका और वहीं से ये लैंग्वेज भारत ने ली है। अब ये प्रश्न तो बहुत हल्का है, बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, काफी समय से चलता आ रहा है, काफी बार आ चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग, भारत ने कहां से लिया, तो अमेरिका के संविधान से लिया। लेकिन अब मैं आपको आगे बताऊंगा इससे गहरे प्रश्न कैसे निकलेंगे। एक बार मैं बता रहा हूं आपको सीधी सीधी लैंग्वेज। भारत को एक संपूर्ण, 5 शब्द लिखे हुए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला शब्द, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथनिरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक और 5वां है गणराज्य। इन 5 शब्दों को आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, आपको इन 5 शब्दों को इसी सीक्वेंस में याद करना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। प्रश्न कैसे आएगा, सीधा प्रश्न पूछेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न शब्दों को व्यवस्थित क्रम में सजोइए, या व्यवस्थित क्रम में मतलब संजोइए पूछ देगा, कुछ भी बोल देगा, या व्यवस्थित क्रम में रखिए, एक ही बात है। तो 5 शब्दों को याद रखना है आपको इसी क्रम में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इंग्लिश भी बता रहा हूं साथ साथ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेन, क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉवरेन। समाजवाद को बोलते हैं सोशलिज्म, क्या बोलते हैं, सोशलिज्म।
पंच निरपेक्षता को बोलते हैं सेकुलर, क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकुलर। लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेटिक और गणराज्य को बोलते हैं रिपब्लिक, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। एक पर्सन तो ऐसे बनेगा, फिर आगे चल करके जो पर्सन बनेगा वो क्या बनेगा, तथा उसमें उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय है। सीधा प्रश्न पूछ लेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय उल्लेखित है, 3 प्रकार का न्याय उल्लेखित है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। या फिर ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस प्रकार की न्याय की अवधारणा उल्लेखित नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। उत्तर आ जाएगा धार्मिक, क्योंकि 3 ही प्रकार की न्याय की अवधारणा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है। आगे चलिए, न्याय के बाद बात करता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बात कर रहा है स्वतंत्रता की, ध्यान देना। स्वतंत्रता के लिए प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द उल्लेखित है, फ्रीडम शब्द नहीं आएगा यहां, लिबर्टी शब्द आएगा प्रस्तावना में। क्या आएगा, लिबर्टी शब्द। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। न केवल ये 5 ही प्रकार की है, बल्कि इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है प्रस्तावना में, ये भी याद रखना आपको। ये 5 शब्द प्रस्तावना में इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। किस सीक्वेंस में, जिसमें मैंने लिखे हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। आगे चलिए, तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समता। 2 प्रकार की समता है, मैं समता बोल दूं, समानता बोल दूं, एक ही बात है, इक्वेलिटी की बात कर रहा हूं मैं। समता या समानता, समता, समता, क्षमता नहीं बोल रहा हूं मैं, वो तो कैपेसिटी होता है। मैं बोल रहा हूं समता, क्या बोल रहा हूं, समता, समता या समानता। 2 प्रकार की समता है, एक तो प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। सीधा प्रश्न पूछ लेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की क्षमता या समानता का उल्लेख है, तो प्रतिष्ठा व अवसर की समानता का उल्लेख है। आगे चलिए, को प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें निहित व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एकता व अखंडता का इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या बोल रहा है दोस्तों, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या बोल रहा है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। बंधुता का मतलब होता है फर्टर्निटी। बंधुता के लिए इंग्लिश में शब्द आता है, प्रस्तावना में फर्टर्निटी आता है दोस्तों। कौन सा आता है, फर्टर्निटी। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर को, कितनी तारीख को, 26 नवंबर को, क्योंकि तैयार हुआ था 26 नवंबर को संविधान को। और इस 26 नवंबर को ध्यान रखना, अंग्रेजी कैलेंडर में 26 नवंबर तो सबको याद रहता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर की बात करते हैं तो 26 नवंबर को तिथि क्या थी। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, और ऑप्शन में ऐसे मिले ही नहीं 26 नवंबर, 26 जनवरी, हिंदी माह में दे देती थी। जैसे हिंदी माह में तिथि चलती है ना अपने, अरे चलती है क्या, एक कम चलती है ना, चलती है क्या। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आ गया ना, तब आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इसकी हिंदी में तिथि भी याद रखनी है। क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या तिथि थी 26 नवंबर 1949 को, तो मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। मैं फिर कह रहा हूं, इस लाइन को आप दिमाग में छाप ही लीजिए, बार बार 2-3 बार बोलने की कोशिश कीजिए। मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। फिर से बोलिए एक बार, मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। आपको ऐसे कैसे याद रखना है इसको, एग्जामिनर बहुत बार प्रश्न पूछता है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ। पहला ऑप्शन देगा मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, सप्तमी की जगह देगा अष्टमी पहले ऑप्शन में। देखो आप कितना बढ़िया बेवकूफ बनाएगा, स्टार्टिंग की लैंग्वेज सेम देगा, मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल तक, फिर सप्तमी कर देगा, कई बार शुक्ल की जगह कृष्ण कर देगा, लास्ट में 2006 की जगह 7 कर देगा, विक्रम की जगह संवत कर देगा, सक संवत कर देगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि पूरी लैंग्वेज, आपको चारों ऑप्शन आए तो चारों ऑप्शन को पढ़ना है। मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को अपने इस संविधान सभा को, अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित, तीनों शब्दों को याद रखना है क्रम में। अभी कुछ दिनों पहले प्रश्न आया था, तीनों शब्द दिए थे और ये पूछा था कि तीनों शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखिए या व्यवस्थित क्रम में सजोइए। ये जो 3 शब्द है ना लास्ट में, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इनको भी न केवल आपको याद रखना है, बल्कि दोस्तों इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। फिर कह रहा हूं, तीनों शब्दों का न केवल अर्थ याद रखोगे, बल्कि इसी क्रम में अर्थ क्या है, सिंपल सा है। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अंगीकार करना, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। अधिनियमित होता है लागू करना,
और आत्मार्पित होता है स्वयं को सौंपना। इनके तीनों के अर्थ मैं आगे चल करके वापस भी बताऊंगा आपको, जब ये टॉपिक वापस से आएगा। अभी स्टार्ट से बात करेंगे अपन, पहले सबसे लेकर के, लेकिन बता रहा हूं तीनों को सीक्वेंस में याद रखना है। अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, भारतीय संविधान को कब अंगीकार, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया? ऑप्शन में आएंगे 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो जब ये पूछे कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया, तो आपका उत्तर आएगा 26 नवंबर, 26 जनवरी मत कर देना। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, बच्चा दो बातें तो रट के रखता है। कौन सी? कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और एक भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये दो बातें बच्चा रट के रखता है। अब प्रश्न जब आएगा तो आउट ऑफ सिलेबस दिख रहा है आपको, वहां से तो प्रश्न ही नहीं है जहां से आपने पढ़ा। उसने क्या पूछ लिया? उसने ये पूछ लिया कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया एवं आत्मार्पित किया गया। तब ये तो सिलेबस से बाहर हो गया। आपके अकॉर्डिंग सिलेबस से बाहर हो गया, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग तो सिलेबस के इन ही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि आपने जैसा पढ़ा ही नहीं। तो याद रखना, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित भी 26, क्योंकि जिस दिन बनकर तैयार होगा उसी दिन तो सौंपा जाएगा। तो अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंपना। अब आप मेरे से कहेंगे कि सर अधिनियमित का मतलब लागू करना होता है, आप तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अरे भाई, संविधान सभा के लास्ट सेशन में चर्चा की थी ना कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। बोलो कही थी कि नहीं की थी? तो इसलिए ध्यान रखना, यहां अधिनियम में सब भी सेट रहेगा, यहां बिल्कुल सेट बैठेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन दो बातों की चर्चा जरूर ध्यान से रखनी है। अब एक बार आप इसको फिर से बड़े व्यवस्थित तरीके से देख लीजिए एक बार, और अपने दिमाग में छाप लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इस प्रस्तावना को अपने दिमाग में छाप के रखना है, रिकॉर्ड कर लेना है। इसको जाना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए दिमाग में से। ये शब्दावली आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, छप जानी चाहिए। ऐसे कैसे 2-3 बार बोल दीजिए। और मैं तो ये भी कहता हूं अक्सर बच्चों को, ऑफलाइन बच्चे जो भी कहता हूं और आपको भी ऑनलाइन कह रहा हूं कि अगर पॉसिबल है, और है पॉसिबल क्यों नहीं है, जो आपका स्टडी रूम है जहां आप पढ़ते हैं उसकी टेबल के सामने चिपका दीजिए प्रस्तावना को। अरे भाई, आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, आप भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, और आप संविधान की बात कर रहे हैं, प्रस्तावना आपको नहीं आती, ऐसा हो नहीं सकता। तो छाप दीजिए अपने कमरे में प्रस्तावना को, लगा के रखिए। आते जाते, बैठते, उठते, सोते, खाते आपको वो नजर आएगी, और नजर आएगी जो छप जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, जो बार बार दिखेगा वो ना चाहते हुए भी दिमाग में छप जाएगा, और हमें तो छापना ही तो है दिमाग में। और कहते हैं ना, जिंदगी में मिलता वही है जिसकी लत होती है साहब, जिसका जुनून होता है, जिसकी लत होती है, जिंदगी में वही मिलता है। तो मिलना है, नौकरी चाहिए, तो छाप लीजिए अपने कमरे में इसको। चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं आगे। अब है सुनील सर का कोर्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें।